बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 का कक्षा 10 की एक बहुत ही सुंदर कहानी माटी वाली पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं विद्यासागर नौटियाल। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि इस कहानी का केंद्रीय भाव सेंटर पॉइंट क्या हो सकता है। ठीक है, प्रस्तुत कहानी में लेखक ने मिट्टी बेचकर अपना भरण पोषण करने वाली निर्धन और अभावग्रस्त स्त्री की जीवन यापन पद्धति को अत्यंत मार्मिक ढंग से चित्रित किया है। माटी और कंटर ही मानो गांव में उसकी पहचान बन गए हैं। इस कहानी में लेखक ने मिट्टी बेचकर अपना भरण पोषण करने वाली, माटी मतलब मिट्टी बेचकर भरण पोषण करने वाली मतलब अपना जीवन यापन करने वाली एक निर्धन और गरीब स्त्री की जीवन की पद्धति को, मतलब वो कैसे जीवन चलाती है, अपना कैसे जीवन जीती है, उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से चित्रित किया है, बहुत ही मर्मस्पर्शी ढंग से प्रस्तुत किया है। माटी और कंटर ही मानो उसकी पहचान बन गए हों गाँव में। ठीक है, कहानी में वर्णित स्त्री अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा नहीं सोचती। इस कहानी में जिस स्त्री के बारे में बताया गया है, लेखक कहता है कि वो अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचती है लेकिन ज़्यादा नहीं। पुरुषार्थी भावना से जीते हुए परिवार चलाना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो पुरुषार्थी होता है, उसी भावना से जीते हुए वो अपने परिवार को चलाती है। कभी अपनी दरिद्रता की बात या दुखड़ा किसी से ना कहना उस स्त्री का स्वभाव है, और अपनी गरीबी की बात करना या फिर अपना दुखड़ा रोना ये उस स्त्री का स्वभाव नहीं है। ठीक है, मतलब वो ऐसा काम नहीं करती कि अपनी गरीबी का रोना किसी से रो रही हो या फिर अपनी व्यक्तिगत समस्या किसी को सुना रही हो। वह अपने जीवन की विषम परिस्थितियों का सामना बड़ी हिम्मत से करती है। वो अपने जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का सामना बहुत ही हिम्मत के साथ करती है। विस्थापित मतलब बेघर होने का भी भय उसे किसी प्रकार विचलित नहीं कर पाता। कहानी मन स्पर्शी है, मतलब ये कहानी है जो बहुत ही हृदय स्पर्शी है, मतलब आपको भावनात्मक रूप से छू लेने वाली है। ठीक है, तो ये था इस कहानी का केंद्रीय भाव। आइए कहानी प्रारंभ करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर का धरा बोझा नीचे उतारा। मिट्टी से भरा एक कंटर माटी वाली एक मोहल्ले का पता दिया गया है इसमें। तो उस मोहल्ले का जो आखिरी मकान है उसमें उसके सामने जाकर अपने सिर पर लादे हुए बोझ को उतारती हुई एक माटी वाली की बात करते हुए लेखक कहता है कि उसने अपना जो मिट्टी से भरा हुआ कंटर है वो उस घर के सामने ले जाकर रख दिया। ठीक है, क्योंकि ये बहुत बोझिल है, ठीक है, भार में ज़्यादा है, इसलिए उसने उसको रखने के बाद एक राहत भरी सांस ली। टिहरी शहर में शायद कोई घर नहीं होगा जिसे वह ना जानती हो या जहां उसे ना जानते हो। जो टिहरी शहर है उसका कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां उस माटी वाली को लोग ना जानते हो, या फिर जिन घरों को उस शहर के जिन घरों को के मुखिया या घर के लोगों को वो माटी वाली ना जानती हो। मतलब दोनों ही एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। घर के कुल निवासी, बरसों से वहाँ रहते आ रहे किराएदार, उनके बच्चे तलक, चाहे उस घर का कोई बूढ़ा व्यक्ति हो, चाहे उन घरों में रहने वाले किराए के मकानों में रहने वाले किराएदार हों, या फिर उन सबके बच्चे हों, सभी उसको भली भांति जानते हैं। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। मतलब घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाने का काम करने वाली वो उस शहर की केवल एक महिला मात्र है जिसको सभी लोग जानते हैं। ठीक है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, उसके समान कार्य करने वाला कोई व्यक्ति उस शहर में नहीं है, उस टिहरी शहर में नहीं है। मतलब उसका कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं है। प्रतिद्वंदी मतलब जो उसके समान कार्य करता हो, या फिर कभी वो दे जाती हो या फिर कभी वो दे जाता हो, ऐसा कोई काम करने वाला नहीं है। उसके बगैर तो लगता है टिहरी शहर के कई एक घर में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा।
यहाँ पर लेखक ने उसके महत्व को प्रतिपादित करते हुए कहा है, बताते हुए कहा है कि शायद यदि वो ना आए तो शहर के कई घरों में चूल्हों तक का जलना, मतलब घर में जब रसोई पकती है तो चूल्हों को जलाना पड़ता है, तो उसकी अनुपस्थिति में लेखक ने कहा है कि वो चूल्हे भी ना जलें, इतना महत्व हो गया है उसका। वह ना रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी, और जो मिट्टी लेकर वो आती है उसी से लोग अपने रसोई बनाने के बाद जो चूल्हा होता है उसको लीपने का कार्य करते हैं। इसलिए भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौकों की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी यदि वो नहीं आएगी तो मिट्टी देने। ठीक है, भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, मतलब जितनी महत्वपूर्ण समस्या व्यक्ति को अपने जीवन में भोजन को जुटाने की होती है और उसको खाने की तरह रोज की एक समस्या होती है, उतनी ही महत्वपूर्ण एक समस्या और है, वो है हर एक घरों में मिट्टी को उपलब्ध कराना। ठीक है, जितनी महत्वपूर्ण ये समस्या है जीवन की, उतनी ही महत्वपूर्ण उस मिट्टी वाली के द्वारा लाई गई जाने वाली मिट्टी को देना भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। उसने कहा, लेखक कहते हैं कि हर एक घर में लाल मिट्टी जो कि चूल्हों को लीपने या चूल्हों को पोतने के लिए ज़रूरी है, तो होनी ही चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है। आपने देखा होगा, शायद आप लोग जानते होंगे कि गांव में मिट्टी की दीवारें होती हैं, और जब वो दीवारें किसी कारण से खुद जाती हैं तो उनको एक निश्चित समय बाद नई मिट्टी लगानी पड़ती है ताकि वो गड्ढे हैं जो वो भर जाएं, तो उनके लिए भी उस मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो इस लिहाज से भी मिट्टी की आवश्यकता होती है। शहर के अंदर कई माटा खान है नहीं, शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। भागीरथी और भीलांगना 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की पुताई का काम नहीं किया जा सकता। लेखक कहता है कि टिहरी शहर में कहीं और कोई माटा खान नहीं है, मतलब कहीं और से मिट्टी नहीं मिलती है। जो भागीरथी और भीलांगना नदी है उनकी मिट्टी बहुत ही रेतीली है, जिससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। ठीक है, आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। और जिन मकानों में जो किराएदार रहते हैं, यदि वो पहली बार जब किसी मकान में जाते हैं और उस माटी वाली को देख लेते हैं तो उसको जानने लगते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को माटी की आवश्यकता होती है। वो उसका ग्राहक बन जाता है, वो उससे मिट्टी खरीदने लगता है। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की एक लाचार बुढ़िया है माटी वाली। ठीक है, हर घर माटी वाली कौन है? लेखक कहता है माटी वाली एक लाचार बुढ़िया है जो घर घर जाकर मिट्टी बेचने का काम करती है। उसी को लोग माटी वाली के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका नाम नहीं जानते, बस जानते हैं उसको एक माटी वाली के नाम से कि माटी वाली बुढ़िया आ गई। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। ना केवल शहर के लोग उस माटी वाली के चेहरे को, बल्कि जिस कंटर में वो मिट्टी लाती है उसको भी वो अच्छी तरह से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल ढिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनास्तर टिका रहता है। लेखक कहता है कि रद्दी कपड़े, आपने देखा होगा कि किसी सिर पर किसी भारी चीज़ को रखने के लिए सिर पर वो गड़े ना, ठीक है, सिर पर तकलीफ ना हो, इसके लिए कोई कपड़ा रखना पड़ता है। तो जो हमारी माटी वाली है वो भी एक रद्दी कपड़े को मोड़कर एक गोल ढिल्ला बना लेती है। ठीक है, उसी के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से भरा हुआ कनस्तर रख लेती है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा, और उस कनस्तर के ऊपर, उस पीपे के ऊपर कभी किसी ने कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। वो बिना ढक्कन के ही अभी तक काम चला रही है। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। जो कंटर है उसका, कोई शायद कंटर का मतलब यहाँ पर कोई पात्र है जिसमें वो उस मिट्टी को रखती है और हर घर में उसको उपलब्ध कराती है, हर घर में उसको पहुँचाती है।
ढक्कन के ना रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी होती है। और जो उसका पीपा है या कनस्तर है या कंटर है उसके ऊपर से वो ढक्कन हटा देती है और उसको निकाल के अलग कर देती है। क्यों? क्योंकि उसको बार बार उस कंटर को मिट्टी से भरना पड़ता है और बार बार हर घरों में ले जाकर उसको खाली भी करना पड़ता है, जिससे उसको तकलीफ होती है। इसलिए उसको वो आसानी के लिए उस ढक्कन को हटा ही देती है। ठीक है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। एक दिन की बात है, वो उस कंटर को जमीन पर रख ही रही थी कि सामने के घर से एक 9-10 साल की एक लड़की, जिसका नाम कामनी बताया गया है, वो दौड़ती हुई उसके सामने पहुंची और खड़ी हो गई। और उसने उससे कहा, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आ जाना। उसने अपनी माँ का संदेश उस माटी वाली को दिया कि मेरी माँ ने आपको अपने घर, हमारे घर भी बुलाया है कि मेरे यहाँ भी आ जाना। जाहिर सी बात है, उनको भी मिट्टी की आवश्यकता होगी और वो भी उस माटी वाली के ग्राहक ही हैं। अभी आती हूँ, उसने जवाब दिया। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उड़ेल देने को कहा। जब वो माटी वाली उस महिला के बुलाए जाने पर उसके घर पहुंची तो उसने उसको इशारा किया कि उस कोने में जो अपने कंटर में मिट्टी रखे हुए है उसको उड़ेल दे और कहा, तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। उसने उस माटी वाली से कहा कि तुम बहुत भाग्यशाली है कि चाय के समय पर हमारे घर आई है। और उसने एक उक्ति भी कही, उक्ति मतलब एक कहावत भी कही कि भाग्यवान आए खाते वक्त, मतलब भाग्यशाली होता है वो व्यक्ति जो खाने पीने के समय किसी के घर पहुंचता है, क्योंकि उसका भी जुगाड़ हो जाता है, चाहे चाय हो या फिर भोजन हो। ठीक है, इसलिए उसने कहा कि तू बहुत भाग्यवान है कि चाय के समय पर हमारे घर आई है। वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। वो महिला अपने घर की रसोई में गई और 2 रोटी लेकर आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई, उसे रोटियां दी और फिर से अपनी रसोई में चली गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। माटी वाली एक ऐसी महिला थी जो अपने जीवन के एक निश्चित काम में शुरू से अभी तक लगी आई थी और उसके पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो अपना उसका भाग्य अच्छा है या बुरा इस बारे में सोच सके। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। जैसे ही घर की मालकिन उसको रोटियां देकर अंदर गई, उसने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। हाँ, इस वक्त वह अकेली है। उसने देखा कि वह इस समय बिल्कुल अकेली है, उसको कोई भी नहीं देख रहा है, ना ही उसके सामने कोई अभी है। उसने फौरन अपने सिर पर धरे ढिल्ले के कपड़े के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे ढीला कर दिया। जो उसने अपने सिर पर उस कनस्तर को रखने के लिए कुंडी बनाई हुई है, उस कपड़े को निकाला, उस कुंडी के कपड़े को निकाला और झटके से ही उसको खोल दिया और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा और उसको फिर सिंगल, इकहरा मतलब सिंगल भी कर दिया। खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के एक फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। और जब वो खुल गया तो एक पुरानी चादर के रूप में, एक फटे हुए कपड़े के रूप में वो दिखाई दिया। मतलब लगा कि अब ये कपड़ा कितना पुराना है, एक फटे हुए चादर का एक टुकड़ा है। खैर आगे, मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले ही उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। अब देखिए, यहाँ बात समझ में आती है कि उसने अपनी सिर पर रखी हुई कुंडली के कपड़े को क्यों खोला था। उसने उस मालकिन द्वारा दी गई, उस मिट्टी की जो ग्राहक है उस महिला के द्वारा दी गई 2 में से एक रोटी को उसने लपेटकर उस कुंडली के कपड़े में रख लिया था। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी और उस मालकिन के आने के पहले ही वो उस एक रोटी को वो खा चुकी है ऐसा मुंह चलाने लगी, ताकि उनको ये लगे कि वो एक रोटी खा चुकी है और एक रोटी वो सामने अपने हाथ में ली हुई थी। ठीक है। घर की मालकिन जो घर की मालकिन है वो पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। जब वो रसोई में गई थी तो वो किसके लिए गई थी? उसको माटी वाली को चाय लेने के लिए। तो जब पीतल के गिलास में वो चाय लेकर लौटी, उसने वह गिलास बुढ़िया के सामने रख दिया और वो गिलास लाकर उसने उस माटी वाली बुढ़िया के सामने रख दिया। ले,
सद्दाबासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ निगल जा। और उसने उसको जो रोटियां दी थी उसने उसको कहा कि अभी कोई भी प्रकार का साग नहीं बना है घर पर या अभी है नहीं, इसी चाय के साथ उन रोटियों को खा ले। ठीक है, किसने? उस महिला ने उस माटी वाली से कहा। माटी वाली ने खुले कपड़े की एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। जो उसके पास कपड़ा था उसने उस कपड़े की सहायता से उस पीतल के गिलास में रखी हुई चाय या गिलास को अपने हाथ में उस कपड़े की मदद से उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सुसु की आवाज़ करते हुए उस पर लंबी लंबी फूंकें मारी। और जैसे हम लोग चाय पीते हैं ना तो उसको मुंह से फूंक कर गर्म करते हैं, उसी तरह उसने फूंक मारी ताकि वो चाय ठंडी हो जाए। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी और उसने रोटी को खाते हुए उस चाय को पीना प्रारंभ कर दिया। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठाकुराइन जी, उसने उस महिला की तारीफ करते हुए कहा कि चाय जो है वो बहुत अच्छा साग हो जाती है जिसके साथ रोटी खाई जा सकती है। भूख तो अपने में एक साग होती है, भूख मीठी की भोजन मीठा। उसने मन ही मन कहा कि जो भूख होती है वो भी अपने आप में एक साग होती है। उसने कहा कि इस संसार में भूख मीठी होती है, भोजन मीठा नहीं होता है। यदि आपको अच्छी भूख लगी हुई है तो कैसा भी भोजन मिल जाए वो आपको संतुष्टि देने वाला होता है, लेकिन यदि आपके मन में या आपके शरीर में भूख नहीं है भोजन की तो आपको कितना भी स्वादिष्ट भोजन मिल जाए आपको उसका अधिकतम स्वाद नहीं आएगा। इसलिए उसने कहा कि भूख मीठी कि भोजन मीठा, मतलब उसने एक प्रश्न छोड़ा है लेखक ने हमारे लिए कि भूख मीठी होती है कि भोजन मीठा होता है। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं? उसने ठाकुराइन से कहा कि ठाकुराइन वो महिला है जिसके यहाँ वो मिट्टी देने आई है। पूरे बाजार में और किसी के घर अब नहीं मिल सकते ये गिलास। उसने कहा कि ठाकुराइन तुमने अभी तक ये पीतल के गिलासों को संभाल के रखा है, पूरे बाजार में या पूरे टेहरी शहर में अभी किसी के घर भी ये गिलास नहीं है। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाड़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को कौड़ियों के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। उसने कहा कि इनके खरीदार, ठाकुराइन ने कहा कि इनके खरीदार कई बार चक्कर लगाकर मेरे घर से वापस लौट गए, लेकिन जो पुरखे हैं, पुरखे मतलब बुजुर्गों की गाड़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से हासिल की गई चीज़ों को कौड़ियों के भाव बेचने का मेरा मन या मेरा दिल या मेरा जो हृदय है वो गवाही नहीं देता, कभी भी इजाज़त नहीं देता। हमें क्या मालूम कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर दो पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब तक कोई कीमत नहीं रह गई है। वो कहती है कि हमें क्या पता किन किन अपनी आवश्यकताओं को कम करते हुए, संकुचित करते हुए, रोकते हुए चटपटी चीज़ों के स्वाद को लेने की इच्छा को महसूस कर मन में ही दबाकर दो पैसे जमा करके इन चीज़ों को खरीदा होगा हमारे बुजुर्गों ने, जिनकी आज हमारी नज़रों में कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। उसने कहा कि बाजार में जाकर आज पीतल का दाम पूछो तो उससे जो है हमारा दिमाग, मतलब हमें पता चलता है कि आज पीतल की कीमत कहाँ पहुँच गई है। और ये व्यापारी हमसे हमारे घरों से कौड़ियों के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं, तमाम बर्तन भाड़े, और जो ये व्यापारी हैं हमसे कौड़ियों के भाव इन चीज़ों को खरीद कर हमसे ले जाते हैं, हमारे बर्तनों को, इन भाड़ों को। ठीक है, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। और उसने इसी तरह कहा कि पीतल के साथ साथ कांसे के बर्तन भी अब घरों में दिखाई नहीं देते हैं। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। उसने कहा कि अभी ये कोई नहीं सोचता कि ये किस तरह हासिल किए गए हैं और किस तरह हमारे बुजुर्गों के खून पसीने की कमाई से इकट्ठा किए गए हैं। बस अब तो जिन घरों में जाओ या तो वहाँ पर स्टील के बर्तन दिखाई देते, भांडे मतलब बर्तन दिखाई देते हैं, या फिर कांच या फिर चीनी मिट्टी के। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में
इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। उसने बताया कि अपनी चीज़ का जो मोह है वो बहुत ख़राब होता है और इस मोहवश ही मैं यह सोचकर पागल हो जाती हूँ, मतलब शहर जाती हूँ कि इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। ठकुराइन जी जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। उसने कहा कि माटी वाली ने ठकुराइन जी से कहा कि अपने जिन लोगों की ज़मीन जायदाद है, मतलब जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो अमीर व्यक्ति हैं, वो तो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना बना ही लेंगे, लेकिन वो उसने बताया कि मैं कहाँ जाऊँगी, क्योंकि मेरी तरफ देखने वाला कोई नहीं है, उसका ख्याल रखने वाला या उसकी व्यवस्था करने वाला, उसको व्यवस्थापन के कारण किसी दूसरी जगह पर स्थान देने वाला कोई नहीं है। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरी में खाली घंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। उसने चाय जैसे ही खत्म की, चाय पीकर वो एक हाथ में उसने अपना कपड़ा उठाया और दूसरे हाथ में अपना खाली कंटर और खोली से बाहर, मतलब उसके घर से बाहर चली गई, जिस घर में वो मिट्टी देने के लिए आई थी। जब वो सामने के घर में पहुंची तो उसको वहां से आदेश मिला कि उसको हर हाल में कल उसके घर पर मिट्टी लेकर आना है। तो उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आना के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं और उस आदेश के साथ उसको आदेश देने वाले ने 2 रोटियां दी। ठीक है, उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है, मतलब जो उसको 2 रोटियां मिली वो भी उसने अपने कपड़े में बांध ली, जहां वो पहले से ही एक रोटी बांधे हुए थी। लोगों को ये पता हो या ना पता हो, लेकिन वो ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए, मतलब अपने पति के लिए ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। जैसे ही जो माटी वाली है घर पहुंचती है तो उसका जो पति है वो, जो कि अशक्त है, एक आशा भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है कि हाँ अब ये कुछ ना कुछ भोजन के लिए जरूर लाई होगी। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है या फिर वो घर पर खाना बनने का इंतजार करने लगता है, क्योंकि उसको ये विश्वास होता है कि जो उसकी पत्नी है वो आ गई है, अब वो अपना काम समाप्त करने के बाद खाना बनाएगी। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। ये सोचती हुई जा रही है वो कि जैसे ही आज वो घर पहुंचेगी आज उसको वो अपने पति को 3 रोटियां सौंप देगी। साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा भूख मीठी की भोजन मीठा। और जब वो अपने पति से ये उन रोटियों को सौंपते हुए बोलेगी कि अभी साग कुछ नहीं है इनके साथ, तो उसके लिए उसका जवाब यही आएगा कि भूख मीठी की भोजन मीठा, जो कि उसने अपने एक ग्राहक के यहाँ भी बोला था। उसका गांव शहर के पास इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी वह घर पहुँचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है उसे। उसका गांव है जो वो शहर से इतना पास भी नहीं है, कितना भी वो तेज चले उसको लगभग 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटा खाना में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। और उसका जो पूरा दिन है सुबह से लेकर शाम तक का समय है, जो पहले मिट्टी वो खोदती है माटा खान से, मतलब मिट्टी की खदान से पहले वो मिट्टी खोदती है, फिर उसको एक लंबी दूरी पर पहुंचकर शहर के घर तक पहुंचाती है, मतलब जिस घर में उसकी डिमांड होती है, उसकी मांग की जाती है उसमें पहुंचाती है। तो इस तरह उसका पूरा दिन निकल जाता है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं। घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती है। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। जो माटी वाली महिला है उसकी अपनी कोई ज़मीन नहीं है। जो उसकी झोपड़ी बनी हुई है वो भी एक गांव के जमींदार या यूँ कहें कि प्रभावी आदमी जिसको लोग ठाकुर के नाम से जानते हैं, उसकी ज़मीन पर खड़ी हुई है। और उसके उस ज़मीन
के किराए के एवज में या उस ज़मीन के किराए के रूप में उस महिला को उस मिट्टी की उसकी कई प्रकार से मजदूरी करनी पड़ती है, कई प्रकार से बेगारी करनी पड़ती है, उसके घर पर जाकर कई काम करने पड़ते हैं। ठीक है, किसके एवज में? उस झोपड़ी का उस ज़मीन पर रहने के किराए के रूप में उसको उसके घर कई प्रकार के काम करने पड़ते हैं। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी मतलब ठाकुर की ज़मीन के बदले उसको उसके घर पर जाकर कई तरह के कामों को करना पड़ता है। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए, वो अपने बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी। उसने कहा कि नहीं, आज मैं अपने पति को केवल रोटियां नहीं दूंगी, माटी बेचने से हुई आमदनी से उसे एक पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल देगी। और उसने विचार कर लिया रास्ते में चलते हुए कि आज वो अपने पति को केवल रोटियां नहीं देगी, बल्कि उसने उसके लिए मार्केट से या बाज़ार से एक पाव प्याज खरीद लिया। और वो विचार करती जा रही है कि उसको कूटकर आज उसको तलकर उसके साथ उसको रोटियों के साथ देगी। बुड्ढे को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, पहले उसको रोटियां नहीं देगी, अन्यथा वो खा लेगा। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां, और जैसे ही सब्जी तैयार होगी वो उसको 2 रोटियां दे देगी, जिससे वो बड़ा प्रसन्न हो जाएगा और बड़े ही चाव से उनको खाएगा। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद 1.5। वो अब इतना अशक्त हो गया है, इतना वृद्ध हो चुका है कि अब उसने कहा, मन में वो सोच रही है माटी वाली कि अब वो 2 रोटियां तो खा नहीं पाएगा, शायद 1 या 1.5 रोटी ही खा पाएगा। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता, मतलब अब वो वृद्धावस्था के कारण या बीमार रहने के कारण उसकी जो भूख है वो घट गई है। बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी, और जो बाकी 1.5 रोटी बचेगी 3 में से, उससे माटी वाली उनका भक्षण कर लेगी या फिर उनको खा लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। उसने कहा 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जा चुकी है। मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई अपने घर चली जा रही है। इस तरह माटी वाली जो है मन में इस तरह का विचार करती हुई चली जा रही है। उसके बुड्ढे को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। जैसे ही वो घर पहुंची तो जो उसका पति था, बुढ़ा मतलब यहाँ पर पति बोला गया है, पति को कहा गया है, तो वो रोज़ की तरह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई, और जैसे ही घर वो पहुँचती है रोज़ वो अपनी नज़रें उसकी ओर घुमा लेता है। आज वैसा कुछ नहीं हुआ। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छू कर देखा, वह अपनी माटी को छोड़कर जा चुका था। जैसे ही माटी वाली मतलब उस महिला ने अपने पति को छू कर देखा, उसने क्या पाया कि वो अब इस संसार में नहीं था, वो अपना शरीर त्याग चुका था। टहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। टहरी बांध जो पुनर्वास होने वाला है, मतलब फिर से वहाँ से हटा कर दूसरों को दूसरी जगह लोगों को बसाने की जो मुहिम चल रही है, काम हो रहा है, उसके साहब ने उससे महिला से पूछा वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। और उसने कहा कि तुम तहसील ऑफिस जाना और वहाँ से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते हुए गुजर गई साहब। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी तो इस टेहरी शहर के सभी घरों में मिट्टी पहुंचाते हुए गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? माटा खान से लाती हूँ। उसने साहब ने जब पूछा, उस व्यक्ति ने या उस अधिकारी ने पूछा कि माटी कहाँ से लाती हो, तो उसने कहा माटा खान से लाती हूँ। वह माटा खान चढ़ी तेरे नाम। उसने कहा कि क्या वो माटा खान तुम्हारे नाम है? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। उसने कहा यदि तुम्हारी स्वयं की ज़मीन है जिससे तुम मिट्टी लेकर आती हो तो तुम्हारा नाम इसमें रजिस्टर्ड कर देते हैं, लिख देते हैं। माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। उसने कहा माटा खान ही तो मेरी जीविका चलाता है साहब, मतलब वही मेरी रोजी है। बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। उसने कहा कि हमें कोई स्थायी कागज़ चाहिए, चाहे वो तुम्हारे मकान का हो या फिर तुम्हारी मिट्टी की खदान का। तुम्हारी रोजी से हमें मतलब नहीं है कि तुम क्या करती हो। बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब? उसने कहा कि यदि जो टेहरी शहर में बांध बनने वाला है वो बन जाएगा तो मेरी खदान जो है पानी के डूब क्षेत्र में आ जाएगी। उसके बाद मेरे पास कोई कार्य नहीं बचेगा। अब मैं
अब कोई कार्य नहीं बचेगा तो मैं क्या करूँगी और क्या खाऊँगी। इस बात का फैसला तो हम नहीं कर सकते। उसने कहा कि इस बात का हम फैसला नहीं कर सकते, वह बात तो हम तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। उसने कहा कि ये बात तो तुझे खुद तय करनी पड़ेगी, तू क्या करेगी। टेहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है, शहर में पानी भरने लगा है। उसने कहा कि जो टेहरी बांध है, बड़ा बांध बना हुआ है, उसकी 2 जो उसके दरवाजे होते हैं जिनसे पानी निकलता है उनको बंद कर दिया गया है, जिससे अब पानी भरने लगा है और पानी का जो स्तर है वो बढ़ने लगा है, जिससे शहर भी डूब के क्षेत्र में आने लगा है। शहर में आपाधापी मची है, मतलब शहर में लोग इधर उधर हो रहे हैं। शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। उसने कहा कि जो शहरवासी हैं वो अपने घरों को छोड़कर इधर उधर भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल शमशान घाट डूब गए हैं। उसने कहा कि जैसे ही पानी बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले जो शमशान घाट जो कि शहर के बाहर होते हैं वो डूब गए हैं। तो माटी वाली इससे चिंतित हो गई। माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है चिंता में कि अब वो कहाँ जाएगी। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती जा रही है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। और वो शहर का हर एक व्यक्ति जो अपनी व्यवस्थाओं में जुटा हुआ है उस स्थान को छोड़ने में, वो हर आदमी से यही कह रही है कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब ये है कि वो ये कहना चाहती है कि जो गरीब व्यक्ति है वो कहाँ जाए, उसका तो शमशान ही उसका निवास है। मतलब जहाँ पर वो रहती थी वो एक शमशान घाट के आसपास की ज़मीन थी। उसने इसलिए कहा, और जो कि डूब क्षेत्र में आ रहा था, इसलिए उसने कहा कि जो गरीब आदमी है उसका शमशान नहीं उजड़ना चाहिए। मतलब उसका जो बसेरा है, उसका जो आवास है वो तो बना रहना चाहिए। इस तरह की वो कामना करती हुई वहाँ अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी थी। तो ये थी हमारी कहानी माटी वाली। इसके जो शब्दार्थ हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपको पढ़ लेने हैं, क्योंकि शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यदि आप किसी भाषा पर अपनी पकड़ बनाना चाहते हैं तो उसके लिए शब्दों के अर्थ या फिर पर्यायवाची शब्दों या हर प्रकार के शब्दों का ज्ञान होना आपको बहुत ज़रूरी है। लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घ लघुत्तरीय प्रश्नों के PDF और साथ ही व्याकरण का PDF आप लोगों को भेज दिया जाएगा। आप लोग अपना काम यथावत लगातार करते रहें और तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते हो बोर्ड एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी आप लोगों को धीरे धीरे अभी से शुरू करनी पड़ेगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।